अस्सलाम वालेकुम। फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल डोगर। न्यूज़ नाइट के अंदर हमने एक स्पेशल नशिस्त का एहतमाम किया हुआ है, जिसके अंदर हम कुछ ख़ास जो शख्सियात हैं उनके साथ प्रोग्राम का एहतमाम करते हैं। उनकी फील्ड, उनके शोबे से वाबस्ता जो भी अहम इंफॉर्मेशन है, अहम सवालात हैं, कुछ सख्त, कुछ दिलचस्प, जबकि कुछ चुभती हुई बातें जो हैं वो भी करते हैं। इससे पहले हमारे बहुत सारे प्रोग्राम इस पे हो चुके हैं, जिसमें बहुत बहुत आम शख्सियात, वफाकी वज़ीरों समेत दीगर लोग जो हैं आम नशिस्तों के ऊपर बर्जमान हैं, अपोजिशन से हैं, वो भी ले चुके हैं। तो आज हम इंडस्ट्री से सबसे पहले आगाज़ कर रहे हैं एक शख्सियत का, जिनको हम आज अपने प्रोग्राम में लेंगे। ऑल पाकिस्तान बेडशीट्स एंड अपहोल्जरी मैन्युफैक्चर एसोसिएशन के सेंट्रल चेयरमैन मुंतखब हुए हैं आरिफ एहसान मलिक। हमारे साथ आरिफ साहब मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया इनके वक्त देने का। लेकिन सबसे पहले ये बताता चलूँ, ये स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज, जिसका हमेशा से अगर स्टेट बैंक के गवर्नर आएँ, अगर हमारे वज़ीर ख़जाना आएँ, तो सबसे पहले जो बात की जाती है कि 90% जो बेरोज़गारी ख़त्म करने के लिए रोज़गार मुहैया करते हैं वो ये लोग हैं, ये सेक्टर है। जबकि LSM के अंदर हमारे सिर्फ 10% तक खुद गवर्नमेंट ऑफिशियल्स कहते हैं अपने बयानात के अंदर कि रोज़गार मुहैया होता है। तो जो SME सेक्टर है ये सबसे ज़्यादा रोज़गार मुहैया करता है और पाकिस्तानी एक्सपोर्ट्स और पाकिस्तानी मईशत में कम व बेश 40% तक अपना हिस्सा जो है वो भी डालता है। कितना काम हो रहा है, कितना ये लोग करते हैं, कुछ सख्त सवालात भी करेंगे, कुछ चीज़ें पूछेंगे भी। लेकिन सबसे पहले आरिफ एहसान मलिक साहब से प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। तो मैं सबसे पहले एक बड़ा जनरल सा क्वेश्चन, ताकि मेरी ऑडियंस को अहम फहम तौर पर ये अंदाज़ा हो जाए, ये SME डिफ़ाइन कैसे किया जाता है? स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज हम किसको कहेंगे, कैसे कहेंगे, और इसकी आइडेंटिफिकेशन कैसे होती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपका थैंकफुल हूँ कि आपने एक ऐसे मौजू पे आज प्रोग्राम करने का फ़ैसला किया है कि जिसकी इस वक्त उसको आम फहम बनाने की ज़रूरत है। आम तौर पे लोग हमसे भी पूछते हैं कि ये SMEs क्या हैं। ये छोटे और दरमियाने दर्जे के इदारे हैं। इसमें सर्विस इंडस्ट्री भी आ जाती है, इसमें इंडस्ट्री भी आ जाती है, इसमें एक्सपोर्टर्स भी आ जाते हैं। तो इस हवाले से ये पाकिस्तान का न सिर्फ बल्कि पूरी दुनिया का मईशत का वो सेगमेंट होता है कि जो इकॉनमी को चलाता है। ये बैकबोन ऑफ द इकॉनमी होता है किसी भी कंट्री की, क्योंकि ये किसी भी कंट्री में सबसे ज़्यादा जॉब क्रिएट करता है, लोगों को जॉब देता है। इसके अलावा ये GDP में इनका बहुत बड़ा शेयर होता है। इसके अलावा ये इंडस्ट्रियलाइजेशन को प्रमोट करने में अपना रोल प्ले करते हैं। देखें, ये लोग स्टार्टअप्स लेते हैं, एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, शुरू करते हैं, फिर चीज़ें SC ME और उसके बाद ये LSM बनते हैं। आज आप LSM जो पाकिस्तान में काम कर रहे हैं, अगर आप उनकी हिस्ट्री देखें तो मैं समझता हूँ कि उनमें से 50% से ज़्यादा एक टाइम था कि वो SMEs थे और उनको वाइबल सिस्टम मिला, लेवल प्लेइंग फील्ड मिली, आज वो LSM बन गए हैं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सेगमेंट है किसी भी इकॉनमी का, और पाकिस्तान का तो इसलिए कि पाकिस्तान में तो बेशुमार यूथ है, पॉपुलेशन है, लोगों में एंटरप्रेन्योर का एक जज्बा है, काम करना चाह रहे हैं, एंथुसियाज़म है। तो इसलिए पाकिस्तान की ये एक सही मानों में बैकबोन है SMEs। तो हमारी जो एसोसिएशन है अबुमा, जिसका आपने नाम बोला, ऑल पाकिस्तान बेडशीट एंड अपहोल्स्ट्री मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन, ये है ही एक रिप्रेजेंटेटिव एसोसिएशन है SMEs, होम टेक्सटाइल की SMEs जो एक्सपोर्ट्स से रिलेटेड है। यहाँ मैं एक बात क्लियर करूँ बिलाल साहब कि SMEs में मैं जो बात करूँगा वो एक्सपोर्ट्स से रिलेटेड SMEs जो हैं, क्योंकि 25% 25% से ज़्यादा का शेयर एक्सपोर्ट्स का है SMEs में। क्योंकि आपके सेक्टर के अंदर बेडशीट और टॉवल सबसे मेन आइडेंटिटी है, लेकिन प्रोडक्ट है। लेकिन मुझे ये बता दें कि ये बेडशीट्स एंड अपहोल्जरी एसोसिएशन अबूमा ने ऐसा क्या किया, मेरिकल किया कुछ सालों में, आप लोग इस हद तक बड़े स्टेक होल्डर बन के आए हैं कि कुछ बड़ी एसोसिएशंस को ख़तरे पैदा हो गए हैं कि आप लोग बड़े अपर लेवल पे जाके अपनी वॉइसेस रेज कर रहे हैं और SME की बड़ी नुमाइंदा जमात बनते जा रहे हैं। दैट्स वेरी राइट। उसकी वजह यह है कि एसोसिएशन 1983 में ये इसकी फॉर्मेशन हुई थी मुल्तान में। तो चूँकि कॉटेज इंडस्ट्री है मुल्तान, आप जानते हैं, तो वहाँ पे हमारे एल्डर्स काम करते रहे और फिर इसके जोनल ऑफिसेज इस्टेब्लिश हुए फैसलाबाद में, लाहौर में, कराची में। ये वो एसोसिएशन है कि जिसका सेंट्रल सिस्टम है और इसके चार ऑफिसेज हैं, मुल्तान में हेड ऑफिस है। तो इन सालों में ये हुआ कि फैसलाबाद में अल्हम्दुलिल्लाह मेंबर साजी और ज़्यादा हुई। अभी इस फैसलाबाद में 300 से प्लस मेंबर्स हैं जो कि एक्सपोर्टर्स हैं या एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज़ को चला रहे हैं या कमर्शियल एक्सपोर्टर्स हैं जिनको हम अपनी नर्सरी कहते हैं।
तो ये 3-4 साल में ज़ाहिर है जब आपके मेंबर्स बढ़ते हैं तो उनकी डिमांड्स भी बढ़ती हैं। मुझे याद पड़ता है एहराम बन के जाता है तो एयर टेक्सटाइल का वो भी अबूमा के मेंबर हैं। मलेशिया के लिए अगर टॉवल इस वक्त सबसे टॉप पे है वो भी आपसे रिलेटेड है, बल्कि आप खुद एहराम का काम कर चुके हैं। नैनो टेक्नोलॉजी मुतारिफ होती है दुनिया में, पहली बार अबूमा के मेंबरान आते हैं। तो क्या ये पहले छुपे हुए था या एकदम से रिवाइवल हुआ है कि सामने आए हैं कि दे हैव पोटेंशियल, ये काम करना चाह रहे हैं और काम करने की सक्कत भी मौजूद है? नहीं, मैं ये कहूँगा कि पोटेंशियल ऑलवेज़ था और यही वजह है कि $1.5 बिलियन का स्टेक है टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट्स में अबूमा का। लेकिन ये $1.5 बिलियन चूँकि हमें प्रमोट नहीं किया गया, छोटी एसोसिएशन समझते हुए, एसएमईज़ की एसोसिएशन समझते हुए किसी पॉलिसी मैटर में हमारे साथ मुशावरत नहीं की जाती। अभी हम ये ट्राई हमने पिछले 3-4-5 साल से इस्लामाबाद में बार बार उनको इन्फ्लुएंस किया, लेटर्स किए कि भाई ये भी एसोसिएशन है और एक रियल एसोसिएशन है और नुमाइंदगी कर रही है एसएमईज़ की। अगर गवर्नमेंट इसमें सीरियस है कि एसएमईज़ को प्रमोट किया जाए तो आप हमसे भी मुशावरत करें, जो पॉलिसीज़ आप बनाते हैं। अभी इन दिनों आपके इल्म में मैं लाऊंगा कि एसएमई पॉलिसी पे काम हो रहा है और 2 दिन पहले हमारी मिनिस्टर इंडस्ट्रीज़ के साथ जूम मीटिंग हुई हुस्रू बख्तियार साहब के साथ। उनको हमने अपना तारफ़ करवाया तो ही वाज आल्सो एस्टॉनिश्ड कि आप लोग कहाँ थे। हमने कोई बुलेट पॉइंट्स उनको दिए तो उन्होंने कहा यार आप लोग कहाँ थे, आप रिटर्न अपनी तजावीज़ दें। क्या आपने ये नहीं कहा कि हम यहाँ थे आप कहाँ थे? बस ऐसे ही है ना जी। देखें, मैं ये कहूँगा इसमें उनका भी शायद नहीं है इतना फॉल्ट, क्योंकि उनके इर्द गिर्द कुछ मखसूस ऐसे लोग हैं, एसोसिएशंस हैं, ज़ाहिर है उनका स्टेक बड़ा है, वो इस्लामाबाद में है, वो ऑलवेज़ उनके कॉन्टेक्ट में है। लेकिन हमारे अपने मसाइल हैं, तो हमारे मसाइल हम चाहते हैं डायरेक्ट हमसे एड्रेस हों। अगर वो किसी एक पूरे दायरे में एड्रेस होंगे तो मैं समझता हूँ एसएमईज़ को उसका बहुत ज़्यादा एडवांटेज नहीं मिल सकेगा। अच्छा आरिफ साहब, आपको मुबारक तो बिल्कुल हमने दी हुई है सेंट्रल चेयरमैन बनने की। क्या आप भी उन्हीं चेयरमैन या उन्हीं लोगों की तरह होंगे जो एसएमई का नाम कैश करते हुए बाद में बहुत बड़े एलएसएम बन गए और एसएमईज़ वहीं के वहीं रह गए? क्या आरिफ खान मलिक भी कुछ सालों के अंदर बड़े एलएसएम बन के या बूमा और इन लोगों को नज़रअंदाज करेंगे या कुछ नया करेंगे इनके लिए? नहीं, देखिए एक तो बात है कि मेरी जो फॉर्मेशन है वो बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप कहते हैं स्टेप 1 से हुई है। मैंने कमर्शियल एक्सपोर्टर के तौर पे काम शुरू किया, उसके बाद मैं एससी बना, फिर मैं एमई बना, अब मैं अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक मैं एसएमई में फॉल करता हूँ और मुझे इस पे प्राइड है कि मैं एक ऐसे सेगमेंट से फॉल कर रहा हूँ कि जो पाकिस्तान की जीडीपी में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन कर रहा है। और मैं आपको बताऊँ कि पाकिस्तान में इस वक्त जो डाटा आया उसमें तकरीबन 3200 के लगभग एक्सपोर्टर्स हैं। उसमें अगर आप एलएसएम निकाल दें तो वो 150 हैं, बाकी 3000 के लगभग तो आपके एसएमईज़ हैं ना, एक्सपोर्टर्स जो कमर्शियल हैं और जो एसएमईज़ इंडस्ट्रियल जिनके पास इंडस्ट्री है। तो ऐसा नहीं होगा। देखें, हम आज से 3 साल पहले भी मेरे पास ये पोजीशन थी और हमने पूरी कोशिश की, उस वक्त भी इस्लामाबाद में भी हमने इन्फ्लुएंस किया कि इसको लेके आगे चलें। तो वही एक नतीजा है कि उसी पैटर्न पे अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इस वक्त के चेयरमैन ख्वाजा यूनुस साहब भी उन्होंने पूरा लाइजॉन रखा और हमारे प्रोग्राम में पिछले दिनों मिनिस्टर कॉमर्स अब्दुल रज़ाक दाऊद साहब आए, उन्होंने हमारे साथ 3 घंटे गुजारे, हमारे मामलात सुने और लंबा प्रोग्राम हुआ। तो ये सारी चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह रिकग्निशन है, अब वे बैक नहीं है, अब आगे बढ़ने का ही रास्ता है। अच्छा, एसएमई का बिल्कुल हर जगह हमें रोना पीटना नज़र आता है। अबूमा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, हुकूमत को अल्टीमेट देता है। क्या उन बाकी तंजीमों की तरह नहीं अबूमा बन गई जो वार्निंग देती है, वार्निंग देने के बाद वार्निंग का टाइम आता है कुछ करके दिखाने का, फिर आप बैक कर जाते हैं कि चले निगोसिएशन कर लेते हैं। बिलाशुबा निगोसिएशन एक अच्छी चीज़ है, लेकिन क्या कुछ सख्त इकदाम करें? हुकूमत को मैसेज देने के वक्त नहीं होते कभी कभी जो बैकअप कर जाना उसमें बड़ी, जैसे कि सेल टैक्स का मसला, वहाँ आप लोगों ने बहुत अच्छा मौक़िफ़ इख्तियार किया, लेकिन उसके बाद एहतजाज की दायरा कार की धमकी तक भी दी, जब वार्निंग तक दी, धमकी ना मैं कहूँ, तो उससे वापस भी आए। तो ये बड़ी अजीब सी चीज़ें। कहते हैं कि इंडस्ट्रियलिस्ट या सनतकार बड़ा बुज़दिल होता है। नहीं, देखें, हम लोग, मैं वही बात कहने लगा हूँ, बुज़दिल तो शायद मैं लफ्ज़ ना यूज़ करूँ, लेकिन चूँकि हम लोग नॉन पॉलिटिकल होते हैं और हम हर गवर्नमेंट के साथ होते हैं, हमारा किसी ख़ास जमात या पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक़ नहीं होता। हम ये चाहते हैं कि कोई भी गवर्नमेंट आए वो पुरअमन तरीके से डिलीवर करे और ताकि हमारे जो मेंबर्स हैं और हमारी जो कम्युनिटी है उनको एक बेनिफिट मिल सके, फ़ायदा मिल सके। जो आपने अभी बात की कि हमने बहुत दफ़ा ये जब सेल्स टैक्स इम्पोज हुआ है 17%, इसमें सबसे ज़्यादा हिट हम लोग हुए हैं।
ऐसे हुए हैं कि देखिए मैं यान लेता हूँ उस वक्त भी मैं सेल्स टैक्स दे रहा हूँ, मैं वीविंग कमर्शियल करा रहा हूँ मैं उस पर भी दे रहा हूँ, मेरी मैन्युफैक्चरिंग है प्रोसेसिंग कमर्शियल है मैं उस पर भी दे रहा हूँ, मेरा रॉ मटेरियल मैं ले रहा हूँ मैं उस पर भी दे रहा हूँ। तो मेरे तो पैसे जितने थे वो सारे इस वक्त इकट्ठे होके वो एफबीआर के पास चले गए हैं। वो एफबीआर के पास चले गए। मैं एक ब्रेक ले लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा आ जाऊँगा। आरिफ हसन मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रेक के बाद मैंने कुछ चुपते सवाल अभी आगाज़ किया, अभी और चलेंगे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। आरिफ हसन मलिक साहब मौजूद हैं, सेंट्रल चेयरमैन हैं बूमा के। और सब शॉर्ट कैपिटल, कम कैपिटल और पैसों की मईशत का नुकसान, कम आमदन कम पैसे, ये हमें बहुत सारी चीज़ें एसएमई में नज़र आती हैं। गवर्नमेंट अच्छी सब्सिडी दे, कोलेट्रल के बगैर कर्जा जात का ऐलान किया जाए, कुछ ऐलानात हुए भी आप लोगों की डिमांड के ऊपर। लेकिन इस वक्त फ्रेट रेट्स, हाई डॉलर, क्या इस वक्त सूरत हाल आप क्या समझते हैं किस हद तक एसएमई फ़ायदा उठा रहा है और कितना नुकसान में? नहीं, इस वक्त तो एसएमई पूरी तरह क्रश हो रहा है। मैंने आपको बताया कि एक तो सेल्स टैक्स जो है 17% मुझे हर स्टेज पे देना पड़ रहा है एज एसएमई, और वो थोड़ा थोड़ा करके वो एफबीआर के पास चला गया। नो डाउट कि दे आर पेइंग रिफंड्स ऑन टाइम, बट आपका ये प्रोसेस होता है। आज आप चीज़ खरीदते हैं, आपको 2 माह उससे बनाने में लगते हैं, उसके बाद शिपमेंट के आपको 60 डेज़ के बाद वो मिलता है। तो ये मोर और लेस 5-6 मंथ्स का प्रोसेस है। अगर आप 5-6 मंथ में आप अपने पैसे देते रहते हैं, उसके बाद चेंज चलती है, वो आते रहते हैं, तो आपके अकॉर्डिंगली आपका बहुत बड़ा सरमाया उनके पास चला जाता है। तो इस वक्त सबसे बड़ा मसला एसएमईज़ को फाइनेंशियल क्रंच का है, लिक्विडिटी क्रंच का है, कैश पैसा नहीं है। ठीक है, अच्छा उसमें मामला क्या है कि हमारे पास चूँकि कोलेट्रल नहीं होते हम बैंक्स को दे सकें, और गवर्नमेंट की जो स्कीम्स आती हैं या स्टेट बैंक की स्कीम्स आती हैं, नो डाउट बड़ी इनक्रेडिबल अच्छी स्कीम्स आई हैं इन टाइम्स में, लेकिन आप डाटा उठा के देखें एसएमईज़ को उसमें बहुत कम फ़ायदा मिला। अभी टर्फ की स्कीम ख़त्म हुई है। ये वजह क्या है कि एलएसएम या बड़े या कोई एमआई वाले आपकी चीज़ें उठा के क्यों ले जाते हैं? मीडियम इंटरप्राइज को क्यों मिल जाता है सब कुछ, एसएमई क्यों फिर महरूम रह जाता बड़ी है? क्लियर बात है, बैंक्स गाइड नहीं करते। देखें स्टेट बैंक डायरेक्ट नहीं कुछ कर रहा, ये थ्रू कमर्शियल बैंक्स कर रहा है। अब कमर्शियल बैंक्स में जब मैं एसएमई के तौर पे जाऊंगा और मैं उन्हें कहूंगा कि जनाब आप मुझे लोन ग्रांट करें, तो पहले तो वो मेरे कोलेट्रल को अगर वो 100 का होगा तो वो 50 पे कंसिडर करेंगे। ठीक है जी, और इसके साथ साथ बहुत सारे हमारे एसएमई ऐसे हैं जिनके पास कोलेट्रल भी नहीं होता, और लेकिन उनको लिक्विडिटी क्रंच तो है ना, उनको पैसों की ज़रूरत है। अभी गवर्नमेंट ने थैंकफुली ये किया है कि उन्होंने एक कोलेट्रल फ्री एसएमईज़ के लिए स्कीम शुरू की है $60 बिलियन पीकेआर की, लेकिन उसमें इंटरेस्ट रेट बड़ा हाई है, 9% है। हम इस पर पहले भी हम अपनी वॉइस रेस कर चुके हैं कि ये बहुत ज़्यादा। आप देखें ना एक तरफ। अच्छा आरिफ साहब, मैं इसके अंदर दूसरा सवाल भी ऐड कर दूंगा इससे रिलेटेड है। फिर इंटरप्रेन्योर्स को आप कैसे कन्विंस करेंगे कि यहाँ के आप कारोबार करें? ये तो बड़ी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है कि आपका एक्सपोर्टर कैसे भर सकता है? आप कह रहे हैं हम एक्सपोर्ट्स बढ़ाना चाहते हैं, 33 अरब को छूना है। इंटरप्रेन्योर आएगा तो 33 अरब बनेंगे, ये एसएमई एलएसएम बनेंगे, पीछे से कुछ नए आएंगे। लेकिन आपने कोलेट्रल के बगैर दे दिया, लेकिन 8.9 के ऊपर आपने इंटरेस्ट रेट रख दिया। कौन आएगा कारोबार करने? वाइबल ही नहीं रहेगा, सिंपल बात है। देखिए किसी भी कंट्री की इकोनॉमी उस वक्त तक आगे नहीं बढ़ सकती जब तक वो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड ना हो। ये तो बड़ी सिंपल बात है। आप फार ईस्ट देख लें, फार ईस्ट के जितने कंट्रीज़ हैं उन्होंने जब भी जैसे भी आज से अगर मैं 15 साल पीछे चला जाऊं तो डाटा आप देखें तो बांग्लादेश, कंबोडिया, वियतनाम, ये लोग हमसे एक्सपोर्ट्स में पीछे थे। हम उस वक्त 8 बिलियन पे थे, ये 4-4, 5-5 बिलियन पे थे। आज 15 साल गुजरने के बाद ये 38-40 बिलियन पे चले गए, और हम लोग वहीं 15-16, मैं टेक्सटाइल की बात कर रहा हूँ, वहीं घूम रहे हैं। वजह सिर्फ ये है कि उन्होंने अपनी इंडस्ट्री एक्सपोर्ट ओरिएंटेड की और उसमें वो आगे बढ़े। उन्होंने सस्ते इजी लोन दिए, सस्ते भी दिए, इजी भी किए, मतलब रेड टेपिज्म ख़त्म की। उन्होंने कहा आएँ लोन लें, इंडस्ट्री लगाएं, काम चलाएं, फाइनेंसिंग को इजी किया उन्होंने। उसके बाद एक और भी बात है कि क्यों प्रमोट आपने कहा नहीं हो सके, कि हमें रॉ मटेरियल के बड़े मसाइल का सामना करना पड़ा इन सालों में। ख़ास तौर पे पिछले 2 साल में आप देखेंगे कि इस टाइम में पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स, पहली तो बात यह है कि पिछले 2 माह में मंथ ऑन मंथ बेस पे हम डिक्लाइन कर रहे हैं। ठीक है जी, ये 3rd मंथ है। मैं मतलब गॉड फॉरबिड, मैं समझता हूँ शायद इसमें हम फर्दर डिक्लाइन में जाएंगे। उसकी वजह मेनली ये है कि हमारे पास रॉ मटेरियल नहीं है। रॉ मटेरियल होगा तो हम उससे चीज़ें बना के आगे बढ़ेंगे। अच्छा, हम बरामदात देखते हैं हमारे पाकिस्तान की 2 साल की, आपने बात की माली साल 2021-22 के आगाज़ के 2 महीनों के अंदर एक्सपोर्ट्स हैं $4 अरब।
इंपोर्ट्स हैं 11 अरब डॉलर, जी 12 अरब। क्या 12 अरब के लगभग। ये इतना बड़ा ट्रेड डेफिसिट, सिर्फ अगस्त के महीने में 4 अरब का हमें डेफिसिट पड़ा है ट्रेड का। इमरान खान साहब ने अब खुद कह दिया कि हमें इस पे फोकस करना होगा। क्या लग रहा है कि ये हमारी मुल्क की इकॉनमी और आने वाले दिनों में जीडीपी ग्रोथ करेगी? क्योंकि 4 अरब का डेफिसिट और 11 अरब का आप इंपोर्ट कर रहे हैं बिल। हम तो सिर्फ और सिर्फ एक इंपोर्ट ओरिएंटेड कंट्री बन गए जो सिर्फ प्रोडक्ट लेती है, लेके बना के देती है। हम मैन्युफैक्चरिंग कंट्री रह गए और तो कुछ भी नहीं रहा हमारे हाथ में। नहीं, इसमें मैं ये बताता हूँ, देखिए थोड़ा सा इसमें मैं एक्सचेंज रेट का भी टच दूंगा कि पाकिस्तान का इस वक्त बड़ा मसला वाकई ये है कि पाकिस्तान 12 बिलियन की इंपोर्ट्स की हैं 2 महीने में, जबकि एक्सपोर्ट्स हैं 4.5 बिलियन की। आपका ट्रेड डेफिसिट आ गया 7.5 बिलियन US$, 2 महीनों में। तो अगर हम इसी सिस्टम में रहेंगे तो आपकी इंपोर्ट्स तो चली जाएंगी 70 अरब पे, ठीक हो गया। अब आपकी एक्सपोर्ट्स बड़ी मुश्किल से 25 अरब होने पाती हैं, ठीक है। आप उसमें मैं नहीं समझता कि इस साल भी कोई बहुत बड़ी ग्रोथ कर लेंगे। आपकी रिमिटेंसेस होंगी वो भी आप कोई 22-25 लगा लें। अब ये आप 50 पे पहुँच गई, आपका ट्रेड डेफिसिट जो है वो स्ट्रेट अवे 20 से ज़्यादा होगा। तो वो आप कहाँ से करेंगे? इसका मतलब है कि एक्सचेंज रेट पे प्रेशर आएगा, और जब एक्सचेंज रेट पे प्रेशर आएगा तो आपका रुपया और वीक होगा, जैसे आजकल हो रहा है। इसमें अब गवर्नमेंट की कुछ ऐसी पॉलिसीज़ भी हुई हैं कि जिसकी वजह से मैं समझता हूँ, मैं अगर थोड़ा टच दे दूँ, गवर्नमेंट ने जब 40,000 का बॉन्ड ख़त्म किया था, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टर्स उसमें थे, वो ख़त्म किया, लोगों ने वो पैसे लिक्विडेट कराए और डॉलर्स में आ गए, डॉलर पे प्रेशर आ गया। फिर अफ़गानिस्तान का भी इशू है, डॉलर पे वो भी प्रेशर आ गया। फिर हमारी इंपोर्ट्स का इशू भी है, और हो क्या रहा है कि इसमें फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी अभी नहीं आ रही। तो चीज़ें शॉर्ट है। इन शॉर्ट इसे सीधी नालायकी नहीं कहेंगे? देखिए ये बड़ी क्लियर बात है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आना ना आना तो ये तो नालायकी है कि हमारे इदारे जो हैं, बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या कर रहा है कि अगर पिछले सालों में वो कुछ उसका सिस्टम बेहतर हुआ था तो इन सालों में वो क्यों, अभी अमन अमान की सूरत हाल भी ठीक है, हमारे जो फॉरेन मिशंस हैं पाकिस्तान में, जो हमारे ऊपर बिलियंस का बोझ हैं, वो क्या कर रहे हैं? उनमें एक ट्रेड ऑफिसर होते हैं, कमर्शियल अताशी होते हैं। मैं अक्सर ये बात आपकी वसातत से कह चुका हूँ कि वो लोग अपना जो काम है, दे आर नॉट वर्किंग वेरी वेल। जब आप फॉरेन इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, फॉरेन इन्वेस्टर्स को पाकिस्तान लेके आना है, लेकिन क्या इस करेंसी की फ्लक्चुएशन के ऊपर फॉरेन इन्वेस्टर आ सकेगा पाकिस्तान में, जिससे ये नहीं पता मैंने ऑर्डर कहाँ बुक करना है, मैंने इसे डिस्पैच किस पे करना है, मैंने इंपोर्ट किस बिल पे करना है, मुझे मिलेगा माल किस ऑर्डर में, कुछ पता नहीं। अजीब ऐसा लगता है कि जंगल चल रहा है, जिसने जो पकड़ लिया, जितने में पकड़ लिया, उसे कोई पता नहीं चल रहा। क्या ये चीज़ बहुत ज़्यादा अनफॉर्चुनेट नहीं होगी इस वक्त इंडस्ट्री में कि एक्सपोर्टर माल बनाने से हाथ खींच के बैठा है, उसे ये नहीं पता मेरा कंटेनर कौन से वेसल पे लगेगा। 1.5-2 माह हो गए हैं, आपके दोस्त हैं, आप लोग हैं जिनके वेसल्स पड़े 24 पूरी दुनिया में 24 लाख इस वक्त कंटेनर वेसल पे फंसा है, और पाकिस्तान दी लोएस्ट रेट दे रहा है, अभी $10,000 है, और ये लोएस्ट रेट है। चाइना $15,000 दे रहा है। कौन हमारे वेसल्स उठाएगा? देखिए इसमें मैं आपको कहूँ कि पाकिस्तान जो है ना वो कार्टल्स में फंसा हुआ है। पाकिस्तान उस वक्त तक आगे नहीं बढ़ेगा जब तक कि हमारी एक तो पॉलिसीज़ में सस्टेनेबिलिटी नहीं होगी, कंसिस्टेंसी नहीं होगी। हम क्या करते हैं कि आज एक पोजीशन पे एक शख्स है, फ़र्ज़ कीजिए FBR है, कोई पता नहीं, यू नेवर नो कि 2 माह के बाद वो बदल जाएँ। आज जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर जो हैं, आपको पता नहीं 2 माह बाद वो चेंज हो जाए। पॉलिसीज़ ऐसे नहीं चलती। आप जिसको भी कोई पोजीशन होल्डर बनाते हैं उसको कम से कम टाइम दीजिए, आप वो अपनी पॉलिसीज़ को इम्पोज कर सके और चीज़ों को लेके आगे चल सके। मैंने अभी आपको कहा कि ये रॉ मटेरियल के हवाले से पाकिस्तान के साथ क्या हुआ कि देखिए पाकिस्तान में रुई जो है, एक वक्त तक हम 4th लार्जेस्ट कंट्री थे प्रोडक्शन में, लेकिन अभी हमने 15 मिलियन बेल को भी टच किया हुआ है। पिछले साल 6 मिलियन हुई, इस साल भी कोई प्रेडिक्शन बहुत ज़्यादा हाई नहीं है। अच्छा, अब ये है कि रुई का रेट बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में बढ़ा है और उसकी वजह से रॉ मटेरियल का रेट बढ़ा है और उसकी वजह से हमारी एक्सपोर्ट्स महंगी हुई हैं। नो डाउट कस्टमर्स ने रेट रिवाइज़ भी किए हैं, लेकिन हमारे लिए चीज़ें नुकसान में भी चली गई हैं। मैं ये आपकी वसातत से पूछता हूँ कि गवर्नमेंट इसका फ्रांजिक क्यों नहीं करवा रही कि वो हमारे फार्मर्स को भी फुट्टी का बहुत अच्छा रेट पिछले साल नहीं मिला और हमें भी बहुत महंगा यान मिला, दरमियानी जो पैसा है वो कहाँ गया? हम अक्सर कह चुके हैं कि इसका फ्रांजिक कराया जाए, चेक किया जाए कि वो कौन लोग हैं। देखिए मैं पिछले दिनों एक डाटा पढ़ रहा था कि बांग्लादेश में जो BTMA है, बांग्लादेश टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन, वो उनके यान की स्पिनर्स की एसोसिएशन है। उन्होंने रिक्वेस्ट की है एसोसिएशन ने अपने स्पिनर्स को, अपनी मिल्स को, कि भाई आप अपनी जो प्रॉफिटेबिलिटी है उसको मिनिमाइज़ रखें सो दैट कि हमारी एक्सपोर्ट्स हर्ट ना हो।
तो ये काम हमारे पाकिस्तान में जो LSM की बड़ी एसोसिएशंस हैं वो भी अपने जो उनके भी मेंबर्स हैं वो उनको एटलीस्ट एथिकली इस बात का पाबंद तो करें कि भाई आपके पास रुई के स्टॉक्स पड़े हैं ना, तो आप हर रोज़ आए दिन उसको क्यों बढ़ा रहे हैं। आप मुल्क को उस तरह रहने दें कि आपका यान पाकिस्तान की इंडस्ट्री की जान है, पाकिस्तान के वीवर्स को उसकी ज़रूरत है। अगर आप आए दिन उसकी कीमत बढ़ाएंगे तो वीवर्स उसको ख़रीद के, एक्सपोर्टर्स को ख़रीद के अपने माल को उस सिस्टम में, उस फ्रेम में बेच ही नहीं सकेगा जिसमें उसने आगे बेचा हुआ है, नुकसान करेगा और अल्टीमेटली एक्सपोर्ट्स कम हो जाएंगी जो हो रही हैं। अल्टीमेटली एक्सपोर्ट्स कम होंगी जो ऑलरेडी कम हो रही हैं। लेकिन आरिफ साहब देखें, ये जो आप फुटी के रेट की बात करें, अब किसान को भी कि ये बहुत बड़ा फ्लॉ नहीं है कि स्पोर्ट प्राइस ही मौजूद नहीं है और हमारी सिंध से कमो बेश जो है इस वक्त 15 से 17 जो आपकी मिलियन बेल्स हैं वो आ चुकी हैं और पंजाब की बेलिंग अब हो चुकी है, लेकिन उसके बावजूद हमारे पास पंजाब के अंदर और पाकिस्तान के अंदर ताहाल अभी तक स्पोर्ट प्राइस मौजूद नहीं है। तो आप कैसे किसान को कन्विंस करेंगे? देखिए, चेक एंड बैलेंस ही नहीं है। हम तो कितनी दफ़ा कह चुके हैं कि रियलिस्टिक स्पोर्ट प्राइस मुकर्रर होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए, बहुत कम भी नहीं होनी चाहिए। हमारा फार्मर एक पूरा सीज़न मेहनत करता है और उस पर काम करता है। अभी इसमें देखें, स्पोर्ट प्राइस भी होनी चाहिए, पेस्टिसाइड्स अच्छे होने चाहिए, उनको R&D होनी चाहिए, फार्मर्स को अच्छे लोन्स भी देने चाहिए और उनको अच्छा बीज भी देना चाहिए। आपका बीज देखें सालों पुराना चल रहा है और इसके अलावा और भी एरियाज़ हैं। आप ऑर्गेनिक काटन पे काम करें, आप बैम्बू पे काम करें। आप अच्छा, हमारी गवर्नमेंट, हमारी जो वफाकी गवर्नमेंट, जब पाकिस्तान तरीके से गवर्नमेंट ये पीपल्स पार्टी पे बहुत तनकीद करती है, लेकिन देर आर गुड साइंस के सिंध इस बार ऊपर आ रहा है। सिंध अपनी ताहाल अभी तक जो उसकी कॉटन है प्रोड्यूस हो रही है वो पिछले साल की बेल से कमो बेश ये बताया जा रहा है कि 40 लाख बेल्स तक आ जाएगा। ये बहुत बड़ा इनपुट है, लेकिन पंजाब वहीं खड़ा है। जी, ये नाकामी नहीं है। जी देखिए, इसमें बड़ी क्लियर बात है। पंजाब का जो कॉटन का एरिया था वो चूँकि शुगर केन वालों ने ले लिया हुआ है, तो हमारा एज ए होल एरिया ही कम हो चुका है ना। तो सिंध का एक ये भी है कि आप जानते हैं कि सिंध की कॉटन कुछ जल्दी भी आती है ना। सिंध की पिकिंग शुरू है, इस वक्त कॉटन आनी शुरू हो गई, अब तो पंजाब में भी पिकिंग शुरू हो रही है। तो सिर्फ मामला ये है कि अभी कॉटन का बिल्कुल इस वक्त पीक सीज़न है पिकिंग का और अराइवल है उसकी, लेकिन अभी तक हम अनसर्टेनिटी में हैं कि अभी तक हमें पता नहीं है कि हम कहाँ खड़े होंगे। हमारे रेट्स अभी तक हाई एंड को छू रहे हैं और अभी तक रॉ मटेरियल की वो स्कारसिटी और उसको तलाश करने में बहुत मुश्किलात का सामना है। इसमें मैं चाहता हूँ कि एग्री टास्क फोर्स अपना भरपूर रोल प्ले करे और वो फार्मर्स को गाइड करे और उनको पूरा एरिया डिफ़ाइन करे कि आप यहाँ कॉटन उगाएंगे, ताकि हम एक दफ़ा फिर देखें। पाकिस्तान की ज़रूरत जो है वो तकरीबन 14-15 मिलियन बेल ज़रूरत है पाकिस्तान की। जब आपको पाकिस्तान में 6 मिलियन 7 मिलियन होगी तो ऑब्वियसली आपका कीमती ज़र मुबादला बाहर जाएगा। पहले आप डॉलर खर्चेंगे और रॉ मटेरियल मंगवाएंगे और फिर उसके बाद आप बना के उसको एक्सपोर्ट करेंगे, तो ये बहुत वायबल नहीं है। अच्छा, इसमें एक बात है, मैं ये आपका पॉइंट लूँगा, ज़रा ब्रेक की तरफ बढ़ जाएं, क्योंकि मैंने यॉन के ऊपर इनके कपास की पैदावार के ऊपर गवर्नमेंट के टारगेट के ऊपर एक क्वेश्चन करना है। ब्रेक से फ़ौरन वापस आएंगे, वो क्वेश्चन पुट करेंगे, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। आरिफ हसन मलिक साहब, आप अभी बात कर रहे थे मतलब रुई की पैदावार की। क्या ये बहुत बड़ी नाकामी, नाअहली, और मैं इसे जिस हद तक कंडेम कर सकता हूँ कि मैंने पहले भी आपसे एक इंटरव्यू में बात की थी कि एक तरफ अर्ज किया जा रहा है एक्सपोर्ट्स बढ़ाने के लिए, दूसरी तरफ गवर्नमेंट 10.5 मिलियन बेल्स का अपना टारगेट रिवाइज़ कर रही है 8.4 पे, और 8.4 भी पैदावार नहीं हो पा रही। तो क्या हम कैसे कन्विंस कर सकते हैं एक्सपोर्टर को, अपने फॉरेन इन्वेस्टमेंट को, क्या पाकिस्तान में आए, क्योंकि हम अपनी फिगर्स ही नहीं सही कर पा रहे। हम अपने ऑर्डर्स को, गवर्नमेंट खुद अपने टारगेट को रिवाइज कर रही है। देखिए, गवर्नमेंट का ख्याल था कि इस दफ़ा कॉटन का एकरेज बढ़ेगा, ठीक है, चूँकि पिछली दफ़ा भुट्टी का रेट अच्छा था तो उसका ख्याल था, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली बढ़ा है, लेकिन उतना नहीं बढ़ा जितना गवर्नमेंट का ख्याल था। इसलिए उनको टारगेट, ज़ाहिर है ग्राउंड रियलिटीज़ जो कहेंगी गवर्नमेंट वही करेगी। इसमें हमसे गलती फिर वही हो रही है कि हम अपने फार्मर को तरीके के साथ एडवाइस नहीं कर रहे, अच्छा बीज नहीं ला रहे। बीज देखें आप, इसमें लंबी बात हो जाती है। आपके हमने चेयरमैन पार्क को बुलाया, उनसे पूरी बात समझी, पूरा सेमिनार किया, उन्होंने हमें बुलेट्स पॉइंट दिए। उसमें सबसे ऑन दी टॉप ये था कि हमारे बीज की जो यील्ड है
वही काम वो है। काम है। तो ये होना चाहिए। इसके बाद मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ूंगा, आप एसएमईज के मिसाल पे बात कर रहे हैं, तो मैं ये कहूँगा कि गवर्नमेंट का, देखिए कोई एक चीज़ होती है वाइबल बनाना चीज़ों को, ठीक है, रॉ मटेरियल एक बड़ी चीज़ है, उसमें एक टैरिफ रैशनलाइजेशन जिसे हम कहते हैं कि आपकी जो ड्यूटीज़ का स्ट्रक्चर है उसको रिवाइज होने की ज़रूरत है। पाकिस्तान की ज़रूरत है मैन मेड फाइबर। दुनिया में कॉटन और मैन मेड फाइबर 50-50 पे जा चुका है। आप फार ईस्ट के कंट्रीज़ को देख लें और आप बांग्लादेश को देख लें और मुल्कों को देखें, आप देखेंगे पाकिस्तान में अभी तक हमारा इन्हिसार 70% कॉटन पे है और 30% मैन मेड है। हमें ये इन्हिसार कम करना है, कॉटन पे और मैन मेड पे बढ़ाना है। और जब ये मैन मेड पे बढ़ेगा तो आपकी अगर ड्यूटी स्ट्रक्चर यही रहेगा तो फिर आप वो काम नहीं कर सकेंगे। तो मैं ये समझता हूँ टैरिफ रैशनलाइजेशन की ज़रूरत है, ड्यूटी स्ट्रक्चर को रिवाइज होने की ज़रूरत है, इसको कम करने की ज़रूरत है, सो दैट कि आपका एक्सपोर्टर जो है वो आराम के साथ माल मंगवा सके। उसमें भी मैं आपको बात कहूँगा, गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, DTRE है, SROs हैं कि आप इंपोर्ट बराए एक्सपोर्ट कर सकते हैं बगैर ड्यूटी के, लेकिन उसमें इतना बड़ा प्रॉब्लम्स हैं, हिंड्रेंसेस हैं कि आप छोटा एक्सपोर्टर जो है वो उसको कर ही नहीं सकता। तो इसलिए ज़रूरी है कि इसको इंतहाई आसान किया जाए। अच्छा, आरिफ एहसान मलिक, सेंट्रल चेयरमैन अबूमा, आपके पैटर्न इन चीफ मोहम्मद इमरान महमूद, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट फैसला ऐवान सनत और तिजारत फैसला चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़, बड़े अहदे, दो दोस्त भी हैं, एक एसोसिएशन से भी हैं। क्या पाकिस्तान टेक्सटाइल पॉलिसी, पाकिस्तान ज़रूरी पॉलिसी और इसके अलावा जो हमारी टेक्सटाइल से वाबस्ता चीज़ें हैं जिसमें कॉटन यार्न पे इंपोर्ट पे ड्यूटी 5% ऑफ करवाना, दोबारा से बिजली के रेट रिवाइज करके 7.5 सेंट पे लेके आना, ये चीज़ें कहीं मुमकिन होती नज़र आई? क्योंकि ग्राउंड आपके पास है, दो बड़े खिलाड़ी अब आप उतर चुके हैं और दोनों की मेरे ख्याल में अंडरस्टैंडिंग भी अच्छी है। क्या लंबी इनिंग्स खेलेंगी, जारहाना इनिंग्स खेलेंगे या कोई कहीं बोल्ड हो जाएंगे? देखिए, हम इमरान साहब से बहुत अच्छी तवक्कुआत रख रहे हैं। एक तो हम उनको ये कहेंगे कि ये जो सब्सिडीज़ का सिस्टम गवर्नमेंट, ऑब्वियसली ये बाज़ औक़ात तनकीद भी मैं देख रहा हूँ बहुत सारे चैनल्स पे और बहुत सारे ये जो हमारे लिखने वाले हैं वो करते हैं कि एक्सपोर्टर्स बहुत सारी सब्सिडीज़ ले रहे हैं लेकिन परफॉर्म नहीं कर पा रहे। बात सही है, 30% करेंसी भी डिक्लाइन हो गई और उसके बाद आपको सब्सिडी गैस पे भी मिल रही है, बिजली पे भी मिल रही है, DLTL भी मिल रहा है, लेकिन आप परफॉर्म क्यों नहीं कर पा रहे? मैं ये कहूँगा इसमें लंबी बात नहीं है कि इसका डायरेक्ट सब्सिडीज़ का जो इम्पेक्ट है ना वो SMEs तक नहीं पहुँच रहा, ठीक है ना। इसमें अब हम इमरान साहब को, अपने सीनियर वाइस प्रेसिडेंट को इसमें ये कहेंगे कि आप सब्सिडीज़ जो हैं उनका जो मेकनिज़म है वो इस तरह फोकस्ड करवाएं कि वो SMEs डायरेक्ट उससे फ़ायदा उठाएं ताकि वो उनकी प्रोडक्ट को डायरेक्ट हिट करे और उनकी प्रोडक्ट कॉस्ट नीचे आए। एक तो हम ये बात करेंगे इस पे। दूसरी बात ये है कि पाकिस्तान में इंडस्ट्रियल जोन्स हैं, आपको पता है, फैसलाबाद में M3 है और अल्लामा इकबाल इंडस्ट्रियल जोन अभी डेवलप हो रहा है। आप मेरे साथ चलें और आप देखें कि M3 में इस वक्त अबाउट 80 to 90% लैंड पड़ी हुई है, इंडस्ट्री नहीं है और इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, रोड्स हैं, एक्सेसिबिलिटी है, सब कुछ है। क्यों नहीं है? वजह यह है कि आपने ये लैंड जिन लोगों को सेल की है आप उनको कहें कि या तो इंडस्ट्री लगाएं, नहीं तो इसको छोड़ दें और इसको फर्स्ट कम फर्स्ट गेट बेस पे जो इंडस्ट्री जल्दी लगाना चाहे उसको आप रीसेल करें। अच्छा, फेडमी के बोर्ड में ना तो अबूमा Exactly, ना तो SME का कोई नुमाइंदा शामिल नहीं। देखें LSM के बड़े बड़े नाम हैं, आप देखें कि PTI भी है जिसके अंदर अगर बात करें अब टप्पा भी के नुमाइंदे शाम जवेद साहब की शक्ल में मौजूद हैं, मोहम्मद अहमद साहब की शक्ल में PTI से आगे हैं, PHMS से सैयद ज़िया आलमदार की शक्ल में आगे हैं, काशिफ ज़िया तक भी जो अगर बोर्ड में अभी नहीं है लेकिन उनका नाम मोस्ट प्रॉब्ली आने वाले दिनों में शामिल किया जा रहा है। तो बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो कि शामिल हैं। आखिरकार SME को फेडमिक से दूर क्यों रखा जा रहा है? यही डिस्क्रिमिनेशन है ना। देखें ना, हमने मियां असलम इकबाल से मीटिंग की और उन्होंने कहा कि जनाब अगर आप चाहते हैं SMEs प्रमोट हों तो आप एक्स ऑफिशियो बाकी एसोसिएशंस के जिनके आपने नाम लिए उनकी ज़रूरत है, वहाँ पे उनको होना चाहिए, लेकिन आप डिस्क्रिमिनेशन क्यों कर रहे हैं? जो छोटी एसोसिएशंस हैं आप उनको अगर एक्स ऑफिशियो को बोर्ड में रखेंगे नहीं तो आपकी इंडस्ट्री जो वहाँ लगनी है वो हम SMEs को, अपने मेंबर्स को, 300 मेंबर्स मेरे पैनल पे हैं फैसलाबाद में, मैं उनको क्या बताऊँ, कैसे बताऊँ कि बोर्ड में क्या रिक्वायरमेंट है, क्या आपको चाहिए? तो ये दिस इज़ अनफॉर्चुनेट कि हमने मिनिस्टर साहब को इसका कहा है। उन्होंने एश्योरेंस भी दी है कि नेक्स्ट जो बोर्ड बनता है उसमें हम आपको अबूमा को नुमाइंदगी देंगे। अच्छा, डॉलर की ऊंची उड़ान है,
एक्सपोर्टर्स की तो मौजें लगी हुई हैं इस वक्त कहा जाता है। बल्कि मैं एक साबिक हमारे मौजूदा नायब सदर भी हैं, अब तो रिटायर होंगे, नायब सदर आएंगे चैम्बर के, राना अयूब असलम मंज ताजर हैं गला मंडी से। उन्हें बड़ी आम फहम ज़ुबान में एक सवाल करते हैं कि लुट के खा गए सनतकार, माड़ा मर गया। वैसे ये ताजरों की ज़ुबान में यही आता है, सनतकार सारे फ़ायदे ले गए, आपको रिफंड्स मिल गए, रिबेट्स मिल गए, सब कुछ मिल गया। गवर्नमेंट ने ये सोचा था कि पैसा नीचे आएगा लेकिन नहीं आ सका, प्लॉट ले लिए, फ्लैट ले लिया, कुछ ना कुछ जो भी है अपनी डबल फैक्ट्रियाँ कर ली, लेकिन नीचे कुछ नहीं तकसीम हो सका। क्या समझते ये बहुत बड़ा गवर्नमेंट का फ्लॉ था कि ये गलत तकसीम हो गई या सही तकसीम हो गई है? नहीं, इसमें देखिए ये जो एक्सचेंज रेट की आप बात कर रहे हैं ना, इसको तो मार्केट फोर्सेस चला रही हैं ना। हमारी इंपोर्ट्स बढ़ गई हैं, मैंने जैसे पहले कहा कि हमारे जो इन्वेस्टर्स उसमें आ गए हैं, अफ़गानिस्तान का इशू है इसकी वजह से, और हमारी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही, एक्सपोर्ट्स वहीं स्टेगनेंट हो गई हैं, और हमारी जो रिमिटेंसेज हैं नो डाउट वो बहुत बड़ी हैं, लेकिन वो भी तो 2-2.5 बिलियन है ना पर मंथ। तो इसका करके ज़ाहिर है प्रेशर अब करेंसी पे आना है। इस पे अब मैं ये कहूँगा कि हमें स्टेट बैंक को, मेरा बड़ा क्लियर इसमें स्टैंड है कि स्टेट बैंक को इसमें इंटरवीन नहीं करना चाहिए। आपका बहुत कीमती ज़र मुबादला होता है कि जो अगर आप मार्केट में सिर्फ अपने रुपये को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए फेंकते हैं तो वो समझ लें कि आप अपना पेट काट रहे हैं। वो तो अनाउंस कर दिया स्टेट बैंक ने। बिल्कुल गलत है, नहीं करना चाहिए। मार्केट फोर्सेस पे इसको चलने देना चाहिए। आप अपनी एक्सपोर्ट्स बढ़ाएं ना, आप फॉरेन एक्सचेंज लाएं मुल्क में, एक्सपोर्ट्स के जरिए, रिमिटेंस आप चाह रहे हैं थोड़ा और मर जाए? नहीं, मैं तो ये कहता हूँ आप फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बढ़ाएं ना। आप लोगों को इन्वाइट करें। अभी मैं देख रहा था कि जर्मन इन्वेस्टर्स के साथ हमारी जो बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट की बात चल रही है, इस तरह पूरी दुनिया में पहले बात हुई है कि हमारे ट्रेड मिशन व्हाट दे आर डूइंग, वो काम करें ना। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लेके आए मुल्क में तो आपको ट्रेड डेफिसिट जब आपका कवर होगा, मार्केट फोर्सेस यूएस डॉलर को नीचे ले आएंगे, आपका रुपये स्ट्रांग हो जाएगा। स्टेट बैंक को इंटरवेंशन इसमें करने की ज़रूरत ही नहीं है। अच्छा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ टेक्सटाइल के ऊपर बड़ा नाम कमा चुकी है, ताहल अभी तक नाम लिया जाता है, फैसलाबाद में लेबर नहीं मिलती। कितनी हकीकत थी और कितनी हकीकत है? देखिए, ये मैं कहूँगा, मैं आई मस्ट ग्रेटिट्यूड टू माय फ्रेंड ज़फ़र इकबाल। उसने बड़ी मेहनत की, हम भी उसके साथ मुशावरत में शरीक थे एज स्टेक होल्डर। तो वो टेक्सटाइल पॉलिसी बनी, और उस टेक्सटाइल पॉलिसी को प्राइम मिनिस्टर, जो आज प्राइम मिनिस्टर हैं, उस वक्त अपोजिशन के लीडर थे, फैसलाबाद आए, हम लोग मौजूद थे, उन्होंने उसको अप्रूव किया और ये पॉलिसी चली भी। लेकिन माजक साहब, आपके दोस्त इंटरव्यू देने से हमेशा भाग जाते हैं कि वो गवर्नमेंट के खिलाफ ऑफ द रिकॉर्ड बोलना चाहते हैं, ऑन द रिकॉर्ड वो भी नहीं बोलना चाहते। शायद उनको भी इस चीज़ की आड़ है कि गवर्नमेंट पॉलिसियाँ ले लेती है लेकिन उस पर अमल दरामद नहीं करती। गवर्नमेंट बड़ी मफलूज नज़र आई हमें इन सारी सिचुएशन में। देखें, अगर फैसलाबाद से बनी हुई पॉलिसी पिछले 2 साल से लटकी पड़ी है, फिर शर्मिंदगी का बाइस है। देखें, वो मेरा पर्सनल दोस्त है, मैं समझता हूँ कि कम्युनिटी का जितना दर्द उसके अंदर है वो गवर्नमेंट उसके बाद आती है। काश वो बाहर भी आ जाए। नहीं, वो बात करते रहते हैं मुख्तलिफ फोरम्स में। तो हम भी तो यही बात कर रहे हैं कि टेक्सटाइल पॉलिसी अगर बनी थी, चलें वो अब पुरानी बात होगी, अब नई पॉलिसी बन गई है ना, उसको इम्प्लीमेंट कर दें ना। वो देखें ना, अब मेरा ख्याल है कि 25 दफ़ा कैबिनेट में एजेंडे में आ चुकी है टेक्सटाइल पॉलिसी, लेकिन स्टिल नॉट अप्रूव्ड। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जितना कैश करवाया टेक्सटाइल को, आपको लगता है वो उनका हक बनता था? क्योंकि उतना आउटपुट हमें नज़र नहीं आया, लेकिन आप क्या समझते कि इंसाफ किया टेक्सटाइल के साथ, सनत के साथ? देखिए, नीयत पे कोई शक नहीं, नीयत पे कोई शक नहीं, कोशिश की है उन्होंने, लेकिन मैं बुलेट दूंगा कि सस्टेनेबिलिटी नहीं है। बार बार की चेंजेस ने इसको ख़राब किया है। चेंजेस ना करें, तरीके से चलाएं, और जो मेन बुलेट चीज़ें हैं, कॉटन पे तवज्जो करें, ड्यूटी रैशनलाइजेशन करें, एक्सचेंज रेट मेकनिज़म जो है रियलिस्टिक करें, और इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ाएं, और छोटे इदारों को इसमें जोन्स में जगह दें सस्ते रेटों पे, सो दैट, और फाइनेंसिंग को बेहतर करें, और जीएसटी को ख़त्म करें छोटे इदारों पे ख़ास तौर पे, ताकि उनके पास पैसा आ सके। मेरा ख्याल है ये 5-6 चीज़ें ऐसी हैं कि जिनमें अगर वो स्टेक होल्डर्स के हमारे साथ मुशावरत कर लें, हम उनको रिटर्न ये तजावीज़ दे दें, हम जाने को तैयार हैं। तो आई होप सो कि इसमें कोई वजह नहीं है कि पाकिस्तान उसी पेस में वापस आ जाएगा जिसमें वो कभी आज से 15 साल पहले था और टेक ऑफ की पोजीशन में था। टेक ऑफ की पोजीशन में था, वहाँ वापस चल जाए। लेकिन ये मसला तो है, टेक ऑफ की पोजीशन जिस दिन अदवार में था उन्हें हम मानने के लिए तैयार नहीं। हम तो कहते हैं उन्होंने ना पॉलिसियाँ अच्छी बनाई, इसलिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये मानना तो अभी बड़ी तकलीफ दह चीज़ है कि उन्हें ये तस्लीम कर लेना चाहिए कि वो गलत रस्ते पे हैं इस वक्त। अगर टेक्सटाइल को तरक्की और दोबारा से उसी रस्ते के ऊपर लेके जाना है तो इस वक्त फौरी इकदामात की ज़रूरत है। और जिन टेक्सटाइल पॉलिसी की हम बात करें तो मुझे तो, मैं उन दोस्तों से भी अब जो फैसलाबाद से ताल्लुक़ रखते हैं उन्हें कहता हूँ माजरत कर लें, क्योंकि अभी जो है वो रोज़ा अफ्तारी में कुछ वक्त पड़ा है, ये ना हो असर टाइम जाके रोज़ा तोड़ना पड़ जाए।
इसलिए माजरत कर लें कि इस रोज़े की कफालत जो है एंड पे जाके ज़्यादा भारी ना हमें करनी पड़े। आप माने और अपनी गवर्नमेंट को बताएं कि आप इस वक्त गलत ट्रैक के ऊपर हैं और जहां हम पहुंच चुके हैं ये तबाही के दहाने पर है। अगर हम यहाँ से आगे मज़ीद पीछे हट के रास्ता इख्तियार सही दुरुस्त सिमत में ना गए तो मज़ीद नुकसानात और पाकिस्तानी मौशत को ज़्यादा बड़े धचके लगे। इसके साथ ही प्रोग्राम न्यूज़ नाइट से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।